be India Sri Lanka relations. COP29 climate finance, that issue is still going on. वो मुद्दा अभी भी चल रहा है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेटस पे कुछ बात करेंगे. और शायद अब इसराइल जो है वॉर थोड़ा रुकने की तरफ जा रहा है. हम ये कह नहीं सकते कि रुकेगा, बट देर कैन बी अ ट्रूस, हो सकता है. और एंटी नक्सल ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ बात करेंगे जो आपके अखबार में आज आया है. तो शुरुआत करते हैं. तो पहली न्यूज है, प्रेसिडेंट्स कोalition स्वीप्स श्रीलंका पोल. ओके, तो श्रीलंका के अंदर इलेक्शन यहाँ पे हुए. और ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? देखिए, इंडिया की जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं या फिर आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमारे सिक्योरिटी का ही कंपोनेंट हम मानते हैं. ये अब से नहीं, ये नेहरू जी के टाइम से जो है ये हमारा स्टैंड इस तरीके से रहा है. क्योंकि आपके नेबरिंग कंट्रीज को यूज करके कोई आपके अगेंस्ट एक्शन कर सकता है. चाइना श्रीलंका को यूज कर सकता है. चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को यूज कर रहा है. तो ऐसे में हमारे आसपास अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो वो हमारे लिए भी अच्छा है. और एंड दिस इज अ रियली गुड न्यूज कि यहाँ पे जो है इलेक्शन प्रोसेस सही चल रहा है. तो दिस इज द बिग पॉइंट हियर. अब देखिए इसके अंदर किस तरीके से चीजें समझने वाली हैं. तो जैसे मैंने आपको एक एंगल बताया कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी, वो हमारे यहाँ पे हमारे पड़ोसियों के ऊपर डिपेंडेंट है. और ये स्टार्टिंग से ही चल रहा है, सिंस मतलब जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था. अब प्रेजेंटली प्रॉब्लम क्या चल रही थी श्रीलंका के अंदर? अगर आप श्रीलंका को ऑब्जर्व करेंगे पिछले लाइक 4 इयर्स में, सो श्रीलंका वाज फेसिंग अ पॉलिटिकल क्राइसिस. बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस वहां पे था. और वहां के प्रेसिडेंट को वहां के लोगों ने ही भगा दिया. तो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ किस लिए था? इसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस भी थे. तो आप इसे पॉलिटिको इकोनॉमिक क्राइसिस आप बोल सकते हैं, ऐसा हुआ है. अब यूपीएससी में मेंस 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी यही पूछा. ये कह रहे हैं कि इंडिया इज एन ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका. डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ प्रिसीडिंग स्टेटमेंट. ठीक. तो ये इन्होंने पूछा कि इंडिया ने कैसे मदद की. अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ. श्रीलंका को पहले सिलोन बोलते थे. इट वाज आल्सो अ ब्रिटिश, यू कैन से, कॉलोनी. ये भी आपकी ब्रिटिश कॉलोनी थी. एंड काफी, यू कैन से, तमिलनाडु से बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्कर्स श्रीलंका में लेके गए थे. किस लिए? कॉटन प्लांटेशन वगैरह के अंदर. तो ब्रिटिश टाइम के ऊपर आप बोल सकते हो कि लेबर जो है वो लेके गए टी प्लांटेशन वगैरह में काम करवाने के लिए. ऐसा उन्होंने किया. अच्छा, अब ये लेबर यहाँ पे सेटल हो गई, स्पेसिफिकली द नॉर्दर्न पार्ट्स. तो मैं आपको एक रफ मैप इधर ऐसे बना देता हूँ. तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ओवर द टाइम, अब देखिए ये लेबर जब श्रीलंका जाती थी ब्रिटिश टाइम के अंदर, तो यहाँ पे बात हो रही है 19th सेंचुरी से. ये तब से चल रहा था. और काफी मतलब ओवर द टाइम जनरेशंस जो हैं वो इस नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जाके सेटल हो गई. तो श्रीलंका में भी तमिलियन पॉपुलेशन है. ठीक, ये मालूम होना चाहिए हमें. अब हुआ क्या, इंडिपेंडेंस के बाद, पहले तो वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर थे बट श्रीलंका भी आजाद हो गया. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस दीज तमिलियंस, दे वर नॉट गिवन ड्यू राइट्स. उनको बराबर राइट बाकी श्रीलंकन लोगों के नहीं मिले. ओके. तो राइट्स जो हैं उनके थोड़े कर्टेल कर दिए गए थे. ठीक. अब ऐसे में हुआ क्या, ओवर द टाइम यहाँ पे एक वायलेंट जो है सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो गई और एक वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो गई. और आप ये मान के चलिए कि 1970 आते आते लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ऑफ इलम, एलटीटीई जो है वो इधर एक्टिव हो गया था. और सिविल वॉर बन गया अगेंस्ट एलटीटीई विद, यू कैन से, द श्रीलंकन गवर्नमेंट. अब ये पूरी सिचुएशन चलती रही थी. इंडिया ने हेल्प आउट करने की कोशिश की, हमने सेटल करने की कोशिश की. 1987 के अंदर हमने ऑपरेशन पवन चलाया वहां पे, जहां पे आप इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका भेजते हैं. उसमें नहीं जाएंगे कि वो सक्सेसफुल था कि फेल हुआ, वो विल नॉट गेट इनटू दैट, बट वी सेंट आवर फोर्सेस. और इसको भेजने वाले थे राजीव गांधी. ठीक. राजीव गांधी उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने जो है ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया. अब ऐसे में बिकॉज ही सेंट दिस, राजीव गांधी वॉज किल्ड बाय एलटीटी. बॉम्ब ब्लास्ट में इन्होंने राजीव गांधी को मार दिया था.
तो ये पूरी कहानी हमारी रही है कि जब जब श्रीलंका के अंदर जरूरत पड़ी है इंडिया ने हेल्प की है। और वही जो वो क्वेश्चन था कि इंडिया इज एन ओल्ड एज फ्रेंड, बिल्कुल वैसा ही है। वेन एवर योर नेबर्स आर इन क्राइसिस इंडियंस आर रेडी टू हेल्प देम आउट। चाहे वो नेपाल की बात हो चाहे वो श्रीलंका की बात हो, सबकी मदद हम करते हैं। अब यहाँ पे जो रिसेंटली जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन रही थी, दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो राज्यपक्षे जो है उनको भागना पड़ा वहां से, दैट हैपेंड। एंड मिस्टर राज्यपक्षे ही वाज अ प्रो चाइनीज लीडर। तो वो वैसे वो अपने आप को मतलब चाइना के ज्यादा करीब अपने आप को मानते हैं। तो एंड इट वाज अ गुड थिंग इन द सेंस। उसके बाद जो है जो सरकार बनी वो इंडिया को लेके थोड़ी सेंसिटिव थी। सेंसिटिव इन द सेंस कि भाई हमने मदद भी बहुत की थी। ठीक है, सो रीसेंट जो क्राइसिस बना था रिसेंटली इट वाज अ पॉलिटिकल क्राइसिस। एंड इकोनॉमिक हेल्प काफी हमने की, यहाँ पे बहुत एड दिया। ओके, यू कैन से मेजर क्राइसिस वहां पे चाहे आप फ्यूल को लेके करें वो था। वी प्रोवाइडेड देम विद पेट्रोल, वी प्रोवाइडेड देम विद गैस। ये सारी हेल्प इंडिया ने की। एंड नॉट जस्ट दैट, वी प्रोवाइडेड देम विद लाइन ऑफ क्रेडिट। ओके, ये भी हमने प्रोवाइड किया इनको। एंड नॉट जस्ट दैट, वी फैसिलिटेटेड एड फॉर देम। एंड देन आईएमएफ से लोन दिलाने के लिए आपको गारंटर चाहिए होते हैं, तो इंडिया वाज यू कैन से अ गारंटर। तो हम हमारी गारंटी के ऊपर जो है इनको लोन मिला है। दैट इज हाउ थिंग्स हैव बीन फैसिलिटेटेड। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग कि भाई इंडिया का रोल इस तरीके से रहा है, ये इंडिया इज एन ओल्ड एज्ड फ्रेंड। दैट इज द बिग आइडिया। अब अगली खबर पे चलेंगे, देखिए यहाँ पे फ्रंट पेज पे ही है। एंड नेक्स्ट इज दिस, इंडिया सेज क्लाइमेट फाइनेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट गोल। अब ये एक अच्छी चीज, इसको देखते हैं। इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया। अब देखो होता क्या है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, हाउ डू दे एक्ट। डेवलप्ड नेशंस, दे आर फैसिलिटेटिंग फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब एक बात आप समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट से आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, और क्लाइमेट चेंज क्या प्रॉफिट जनरेट करने की चीज होनी चाहिए? बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग, आपका टारगेट क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है ही नहीं, आपका टारगेट क्या हो जाता है? प्रॉफिट जनरेट करना। एंड दैट इज व्हाट दीज डेवलप्ड नेशंस दे यूज टू डू। तो वो जो भी उनकी कंपनीज इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही हैं, मान लो कोई सोलर पैनल हमें प्रोवाइड कर रहा है या कोई और इस टाइप से इक्विपमेंट हम ले रहे हैं, तो दे यूज टू शो दैट एज देयर यू कैन से, ठीक हमने ये क्लाइमेट चेंज फंडिंग की है, जबकि ये तो उनकी बिजनेस एक्टिविटी थी। तो इंडिया ने क्लियर कट कहा है कि भाई ये जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं दे आर सेपरेट, यू कैन नॉट मिक्स देम अप। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारी हेल्प करना चाहते हैं, सो यू हैव टू डू इट। ओके, आपको अच्छे से ये हेल्प करनी पड़ेगी। एंड डोंट टेक इट एज अ बिजनेस। इसको हमें बिजनेस लेके नहीं चलना है, क्योंकि बिजनेस तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होता है, और क्लाइमेट चेंज के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज हाउ इट इज। ओके, सो इंडिया ने कहा कि यूनिडायरेक्शनल प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का पैसा तो प्रॉफिट बना के वापस लेके जाएंगे। एक बार वो इन्वेस्ट कर देंगे डेवलपिंग नेशंस के अंदर, ठीक है, एक बार आपने कर लिया, लेकिन वो प्रॉफिट फिर वापस लेके भी तो जाया जाएगा। तो ये जो है फ्लो ऑफ कैपिटल तो एट द एंड ऑफ द डे डेवलप्ड नेशन के पास जा रहा है। सो वी कैन नॉट अलाउ दिस थिंग, दैट इज समथिंग विच इज हाईलाइटेड। और यही चीज क्लैरिफाई भी की है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, हमने क्लैरिफाई कर दिया था कि आपको फाइनेंस मूव करने पड़ेंगे। और डेवलपिंग नेशंस ने एक एस्टिमेट दिया है कि 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर्स आर रिक्वायर्ड। इतना पैसा चाहिए होगा। अभी तक उन्होंने $100 बिलियन जो पेरिस डील के टाइम पे प्रॉमिस किया था, दैट वाज दे वर एबल टू फुलफिल ओनली इन 2022। शुरुआत में तो वो इसको भी पूरा करने को तैयार नहीं थे, वो 2022 में ही वो कर पाए थे। एंड द पॉइंट इज दिस, अभी हमें नए ऑपरेशनल फिगर चाहिए। न्यू क्वांटिफाइड गोल्स जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हुए हैं। अब न्यू क्वांटिफाइड गोल्स के अंदर टारगेट इज $300 बिलियन। ओके, ये 300 बिलियन कब होंगे, कैसे होंगे, देर इज यू कैन से स्टिल अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट, हाउ इट विल बी डन, दैट वी हैव टू सी हियर। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इंडिया का प्रपोजल क्या है? लाइक माइंडेड डेवलपिंग नेशंस हमारे साथ हैं। इंडिया कॉल्ड फॉर कमिटमेंट ऑन एटलीस्ट $1.3 ट्रिलियन एनुअली फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस। अब देखिए ये $1.3 ट्रिलियन, आई सीरियसली डाउट वेदर दे विल बी एबल टू अचीव इट। डेवलप्ड नेशंस इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट द फिगर इज क्वाइट हाई। ये रिक्वायर्ड है, और होगा कितना? 300 बिलियन। नाउ दिस इज समथिंग विच द होल ह्यूमैनिटी हैज टू फिगर इट आउट। अब देखिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स अनाउंस हो रहे हैं।
दे आर क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग कि क्या हमारा फ्यूचर में जो क्लाइमेट चेंज से डील करने का टारगेट है वो अचीव होगा कि नहीं होगा. सो कमिटमेंट करना और उसके बाद फुलफिल करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. वन थिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को देखोगे, दैट इज नॉट इन गुड शेप, दैट इज डाउन. बिल्कुल वो डेवलप्ड नेशंस भी स्ट्रगल कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस भी स्ट्रगल कर रहे हैं. बट दिस विल गो ऑन. क्लाइमेट चेंज को लेके अगर हमने एफर्ट नहीं किया तो होल ह्यूमैनिटी विल पे फॉर दैट. ओके, so that is a very serious thing that we have to look forward to. अब आगे चलते हैं तो अदर देन दैट देर इज नथिंग मच. मणिपुर पुलिस रिकवर 3 bodies फ्रॉम बैरक रिवर. ओके, सो दिस इज स्टिल अ क्राइसिस सिचुएशन. मणिपुर का क्राइसिस अभी भी चल रहा है एंड वी डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू बी ओवर. ओके, सो ये प्रॉब्लम है वहां पे. अब कल डिबेट हो रही थी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ये वहां पे लगा दिया गया है. एंड द डिबेट वाज दिस कि भाई ये क्वेश्चन मार्क डालता है कि फ्यूचर में कभी आफ्सपा हटे भी का. अब आप एक चीज देख लीजिए, 2022 के अंदर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वाज रिमूव्ड. ओके, इसको हटाया गया था मणिपुर से ही. और रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट इज दिस: वी हैव अगेन अ वेरी बैड सिचुएशन एट प्रेजेंट. तो 1 साल के अंदर ही आप ये मान के चलिए जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्राइसिस की बन गई. तो फ्यूचर में गवर्नमेंट्स विल बी स्केप्टिकल ऑफ रिमूविंग आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट. ये एक बड़ा, हम बोल सकते हैं कि खराब चीज है, बिकॉज वी हैव सीन आफ्सपा को लेके काफी नेगेटिव चीजें हुई हैं. और फ्यूचर में अगर जो है, अगर आप इसको रिमूव कराना चाहते हैं तो शांति तो चाहिए, लेकिन ऐसे में शांति जो है वो कब आएगी? क्योंकि अगर आप आफ्सर रिमूव करते हैं सिचुएशन खराब हो जाती है. सो दैट इज समथिंग दैट दोज लोकल्स दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि गवर्नमेंट की कंपल्शन है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आपको लगाना पड़ रहा है, बिकॉज क्राइसिस सिचुएशन है. अगर वहां पे सिचुएशन नॉर्मलाइज रहे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको हटाने की. बट सिचुएशन इज लाइक दिस. ओके, मजबूर है गवर्नमेंट. दैट इज द पॉइंट हियर. नाउ द पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्दर. देखिए, ये हरियाणा पंजाब पॉलिटिकल जो है वो टर्मोइल वो चलता रहता है यहाँ पे. ओके, डिफरेंसेस दोनों स्टेट्स को लेके. एंड कांग्रेस ने कहा है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ. अभी रिसेंटली हमने एक ट्रेंड देखा था कि हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे चले हैं और उसके अंदर जो है टेक्सटाइल का काफी अच्छा रोल रहा है. दैट इज द पॉइंट. ओके, सो मूविंग फर्दर आगे देखेंगे इसके अंदर. जस्ट गिव मी मिनट. हाँ जी, मूविंग फर्दर. सो क्लियर रूरल अर्बन डिवाइड, महाराष्ट्र वोटर परस्पेक्टिव चल रहा है. अब इसको लेके हम कुछ नहीं कर सकते हैं. एंड अदर देन दैट देर इज नथिंग मच. मणिपुर सिचुएशन इज अगेन बैड. मणिपुर में सिचुएशन अभी भी बैड है. ओके, सो दैट इज समथिंग. जस्ट गिव मी मिनट. So universities are different from religious institutions. Now again, ये जो है माइनॉरिटी स्टेटस को लेके बात हो रही है यहाँ पे. सो वी लुक इनटू दैट इन डिटेल. इसको लेके थोड़ा डिटेल में जानते हैं. सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, recently this Supreme Court judgment रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है माइनॉरिटी स्टेटस को उन्होंने पॉइंट आउट किया था और 1967 के जजमेंट को ओवरटर्न किया था. अब देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो है स्टेटस को लेके यहाँ पे बात हो रही है. एंड द पॉइंट इज दिस:
आर्टिकल 31 की अगर हम बात करें, सो दैट प्रोवाइड्स राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो आर्टिकल 30 क्लॉ 1। अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का ये राइट है यहाँ पे, ठीक है। सो दे आर एंटाइटल्ड फॉर दिस प्रोटेक्शन। अब देखिए, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन डजंट नलिफाई माइनॉरिटी स्टेटस। अब ये चीज यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया है, क्योंकि पिछला जजमेंट वो ये कह रहा था कि भाई अगर आपके लिए स्टैट्यूटरी अरेंजमेंट ला दिया है तो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होगा। अब यहाँ डिबेट है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रिंग इट, वो पूरी डिबेट हमें यहाँ पे समझनी है। तो देखिए, क्रीड की जो प्रिंसिपल यहाँ पे एम्फेसाइज किए हैं उन्होंने, दैट इज वन इज माइनॉरिटीज कैन नॉट वेव फंडामेंटल राइट्स, ये चीज एम्फेसाइज हुई है। The rights under Article 30 cannot be bartered or surrendered. That is what is pointed out. चलिए, so this is what has been the case. Now, one thing is reaffirmed that अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज जो स्टेटस है वो एज इट इज अब मेंटेन रहेगा। उनकी ऑटोनॉमी जो है वो यहाँ पे एक तरीके से एस्टेब्लिश्ड है कि आप माइनॉरिटी का जो स्टेटस है, कोई भी लॉ अगर आप बनाते हो तो उसको लेके ये नहीं होगा कि सेकुलरिज्म खतरे में है। ये क्लैरिटी यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी है। माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना स्टेटस मेंटेन करके रखेंगे। एंड राइट नाउ देयर इज अनदर पैनल दैट इज फॉर्म्ड कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा होगा, उसको लेके जो है एक पैनल ऑलरेडी बनाया हुआ है। दे विल लुक इनटू दिस, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दैट। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो विल कवर अप थिंग्स इन डिटेल। इसको देखते हैं, ये जंबो क्राइसिस मध्य प्रदेश का चल रहा है। देखो, मैंने पहले भी बताया था आपको। सो देर इज दिस कोडो मिलेट, जिसके कंजम्पशन से ये एलिफेंट्स जो हैं बीमार पड़े हैं यहाँ पे। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड एंड द पॉइंट इज दिस। अब इसके अंदर क्या करें? अब देखो, कोडो मिलेट नॉर्मली जो है ये ट्राइबल्स वहां पे कंज्यूम करते हैं। ओके, एंड इट इज नॉट पॉइजनस एट ऑल। ये टॉक्सिक सब्सटेंस बना क्यों? टॉक्सिक सब्सटेंस वाज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ फंगस। और फंगस क्यों लगी भाई? रेन्स, सभी नेचुरल रीजंस की वजह से हुआ है। बारिश हुई, बारिश की वजह से वहां पे फंगस लगी उस कोडो मिलेट के ऊपर, और जो कोडो मिलेट में फंगस लगी, दैट फंगस वाज पॉइजनस। तो उसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी हुई है, टॉक्सिक जो है वो बना है, और उस वजह से जो है वो एलिफेंट्स की डेथ हुई है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर। फ्यूचर में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ओके, सो फ्यूचर में एलिफेंट्स को हमें सेव करना है, अदरवाइज थिंग्स कैन बी डिजास्टरस। एंड द पॉइंट इज दिस, हाउ यू विल टैकल दिस। अब यहाँ पे जो लोकल ट्राइबल्स हैं उनके साथ मिलके आपको काम करना है। दैट इज द बिग आइडिया। नाउ टिल द टाइम लोकल कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यू कैन नॉट डील विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आप इस पूरी इश्यू से जो है डील नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ओके, सो मूविंग फर्दर, कर्नाटका से रिलेटेड कुछ बात है यहाँ पे। ओके, सो क्या है ये? हाँ, सो हेयर इट इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब पॉइंट इज दिस, देखिए, व्हाई इट इज क्रिटिकल टू डील विद दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का पार्ट आप बोल सकते हो होता है। एंड द पॉइंट इज दिस, वी ऑलरेडी नो कि टेररिज्म के साथ भी चीजें लिंकअप हो जाती हैं। ओके, तो देर आर इंस्टेंसेस वेयर टेररिज्म एंड दीज organized crime syndicate, they are interlinked. That is how it is, and all these things are happening from Bangladesh. This is the Bangla, you can say, woman who was trafficked. तो ये बांग्लादेश से ऐसा हो रहा है, एंड इट मींस दैट इसके अंदर बॉर्डर मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कितनी चीजें इंटरलिंक्ड है देखिए। ठीक है, ये पूरा इशू बांग्लादेश से यहाँ पे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके लाए गए थे। अब इसके साथ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट अगर बन रहा है तो सिर्फ जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही होगी, आप बोलेंगे कि भी आर्म्स ट्रेड भी वहां पे हो रहा होगा, क्रॉस बॉर्डर कैटल स्मगलिंग,
lot of things are interlinked, so that's why it's a very complex thing and we have to deal with इसको जो है हमें डील आउट करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ओके, तो ये लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड इन दैट। अब नाउ विल मूव टू द एंटी नक्सल ऑपरेशन दैट हैड बीन कैरिड आउट। अब आप इसको थोड़ा डिटेल में देखिए। देखिए एंटी नक्सल ऑपरेशन बना और ये मेंस 2023 का क्वेश्चन है। तो नक्सलिज्म इज अ सोशो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू manifesting as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issue and suggest a multi-layered strategy. अब पहली चीज आपको समझनी है, स्ट्रेटजी के नाम पे ऑलरेडी गवर्नमेंट समाधान चला रहा है। देखिए आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। सो ये समाधान ऑलरेडी एक मेथड है जिसको हम यूज कर रहे हैं। स्मार्ट पुलिसिंग एंड लीडरशिप, aggressive strategy, motivation and training, actionable intelligence, dashboard for development, harnessing the technology, action plan for each theater, no access to financing। अब देखो मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूं कि समाधान में चल क्या रहा है। देखिए फर्स्ट इज दिस, लीडरशिप शुड बी, यू कैन से, जिनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं दे शुड बी एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, जिन लोगों को ये एंटी नक्सल ऑपरेशन का काम दिया जाता है दे आर वेल वर्स्ड अबाउट इट। अग्रेसिव स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है कि ये पॉकेट्स में चलेगी भी, अभी एफर्ट कर लिया फिर दोबारा एफर्ट नहीं किया। अग्रेशन के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द फोर्सेस, बिल्कुल वो चीज यहाँ पे है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, तो इससे होता क्या है कि कैजुअलिटी जो है वो कम हो रही है, हमारे फौजी जो है वो थोड़े उनको नुकसान कम पहुंच रहा है और आप जो है अपने दुश्मन को प्रिसाइजली टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज होता क्या था कि कोलेटरल डैमेज होता था। ओके, कोलेटरल के अंदर या तो ट्राइबल्स जो हैं वो बेचारे फंस जाते थे या फिर जो है हमारे फोर्सेस वाले जवान उनको नुकसान होता था। नाउ वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट, दैट इज व्हाट इट इज एम्फसाइजिंग। एंड देन दिस डैशबोर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड की परफॉर्मेंस, सो यू हैव टू कीप अ वॉच। ओके, कि डेवलपमेंट किस तरीके से चल रही है। देखिए दोनों चीजें ही यहाँ पे हैं। आपकी सरेंडर पॉलिसी भी काम कर रही है कि काफी माओइस्ट और नक्सलाइट जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है। ठीक, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच के साथ आप चल रहे हो, आप उनको जो है सरेंडर भी करवा रहे हो और साथ साथ कभी ऐसे अगर आपको उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेना पड़े वो भी लिया जा रहा है। दैट इज द आइडिया। और डेवलपमेंट किस लेवल पे चल रहा है उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दिस इज व्हाट समाधान स्ट्रेटजी इज। अब एक चीज आपको समझनी है कि भाई नक्सलाइट एरिया के अंदर प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम थी वहां पे ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, डिनाइड एक्सेस टू लैंड, वाटर, फॉरेस्ट रिसोर्स। स्पेसिफिकली देखिए डेवलपमेंट के नाम पे हमने किया क्या है। आप अगर डेवलपमेंट के नाम पे जंगल को कट करेंगे, अब प्रॉब्लम यह है कि भी माइनिंग एक्टिविटी भी, उसके लिए जंगल तो आपको कट करना पड़ेगा, बट यू हैव टू फैसिलिटेट एन ऑल्टरनेटिव टू दीज ट्राइबल्स। कोई ऑल्टरनेट हमने प्रोवाइड नहीं किया। इस वजह से हुआ क्या, उनके बीच में ग्रीवेंसेस आ गए एंड नक्सलाइट्स दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट दोज ग्रीवेंसेस। वो बढ़ाते भी थे ग्रीवेंसेस को और एक्सप्लॉइट भी करते थे। एंड देन गवर्नेंस वाज वेरी वीक। तो मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, एक चीज समझिए कि कितना बड़ा डेवलपमेंट का मिसमैच है। कि बस्तर जैसे डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल पंप आता है 2011 के अंदर, आप सोच लो डेवलपमेंट का लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब मिसमैच है अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया से कंपेयर करेंगे तो, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। एंड देन लोकल लेवल गवर्नेंस भी बहुत, यू कैन से, पुअर है। पंचायती राज सिस्टम वहां पे उतने बड़े लेवल पे है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि पंचायती राज सिस्टम जैसी कोई चीज भी है, सब ऑन पेपर चल रहा है। दैट इज हाउ इट इज। स्कूल्स नहीं है डेवलपमेंट के लिए, हॉस्पिटल्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड, स्कूल्स, हेल्थ केयर, नथिंग इज देयर। तो ऐसे में वो जो ट्राइबल कम्युनिटी है, अगर हमारी सरकार ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं तो वो अपने आप को इंडिया के साथ एसोसिएट ही नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको पता ही नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शांति की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। एंड देन दीज इनइक्वालिटीज आर एग्जिस्टिंग। सो एज ये सारी प्रॉब्लम है, इसमें होता क्या है भाई, जिसको फायदा उठाना है वो उठा जाते हैं। तो ऐसे में एक्सट्रीमिस्ट, इंसर्जेंट्स, वो अपने आप उस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और वहां पे रिक्रूटमेंट शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव सीन। वही चीज यहाँ पे हो रही है। अब करना क्या चाहिए, मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी, बिल्कुल मैंने आपको बताया, समाधान ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऑलरेडी हम चला रहे हैं वहां पे। अब देखो इसके अंदर फाइनेंसिंग को रोकने का भी काम है।
तो वो सब कुछ, अब फाइनेंसिंग वाला पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इधर भी बहुत इलीगल काम चल रहे होते हैं, ठीक। ये जो नक्सलाइट्स हैं, ये वहां पे जो लोकल्स बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन, उनसे फिरौती लेते हैं कि हमें पैसे दो, नहीं तो तुम्हें बिजनेस नहीं करने देंगे। अब इन सब चीजों को आपको रोकना होगा। यू हैव टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट, बिल्कुल डेवलपमेंट आपको लेके आनी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हेल्थ केयर, सब आपको वहां पे लेके आना है। ओके। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, स्किल डेवलपमेंट एनहांस करना होगा, एंटरप्रेन्योर सपोर्ट देना पड़ेगा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज लगाइए। मेजर जो है कोटेज इंडस्ट्री, आप उससे काफी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ट्राइबल्स जो है उनकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इसी पे ही है। अभी भी वो वही काम कर रहे हैं, ब्रूम बनाना, झाड़ू बनाना, टोकरी बनाना। तो ये चीज हम एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली आज तो ई कॉमर्स का जमाना है। सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, और गवर्नमेंट तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें तो अगेन समाधान स्ट्रेटेजी वी ऑलरेडी हैव, उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, वो अच्छे से लागू करवाए आप। और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखिए। डेवलपमेंट अगर देंगे तो एलियनेशन नहीं होगा, दैट इज वन थिंग। डेवलपमेंट फैसिलिटेट, इट विल रिमूव, इट विल किल द एलियनेशन ऑफ मासेस। ओके, उनको लगना तो चाहिए कि वो भारत के नागरिक है। दैट इज व्हाट वन हैज टू बी वेरी फोकसिंग ऑन। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन आप लेके जाइए, स्पेसिफिकली अगर आप इस तरीके की फंडिंग को रोकना चाहते हैं तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कंपोनेंट जो आपकी अखबार का होगा, तो ये हमने देख लिया। ओके। अच्छा, देखिए आगे बढ़ते हैं, विल नॉट लुक इनटू दिस। चलिए, सो देर इज दिस न्यूज, हमास हिट्स एट ट्रूस एज इजराइल प्रेसेस फॉर गाजा ऑफेंसिव। अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से हो रहा है। इस मैप को पूरा समझना पड़ेगा। और गेम क्या है? गेम इज दिस, देखिए, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, ठीक। वो बिजनेस करना जानते हैं, और वो बिजनेस क्या करवाना चाहते हैं? ही हैज अ लॉन्ग पेंडिंग, यू कैन से, डिजायर टू एस्टैब्लिश पीस एंड गुड इक्वेशन between whom? Good equation between Israel and Saudi Arab. Okay. अब बात ऐसी है, सऊदी अरब, बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ पैलेस्टीन, जब तक ये हमास का मुद्दा चल रहा है, सऊदी अरब can't go for good equation, okay, can't go for good ties with Israel। जब तक ये हमास वॉर खत्म नहीं होगा, तब तक वो इसराइल के साथ इक्वेशन अपनी अच्छी नहीं कर सकता, बिकॉज सऊदी अरब वांट्स टू बी इन गुड इक्वेशन अमंग द मुस्लिम नेशंस। तो यहाँ पे जो मुस्लिम नेशंस की पॉलिटिक्स है वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मुस्लिम नेशंस की पॉलिटिक्स के अंदर प्लेयर कौन से हैं? आप प्लेयर की बात कीजिए तो उसमें है एक ईरान, और मुस्लिम नेशंस दे आर बैकिंग ईरान, बिकॉज ईरान लड़वा रहा है यहाँ पे, सब कुछ कर रहा है। देन सऊदी अरेबिया इज देयर, ओके, एंड थर्ड प्लेयर इज टर्की। सो ऐसे में सऊदी अरब कभी भी इसराइल के साथ एट प्रेजेंट इक्वेशन बेटर नहीं कर सकता है टिल द टाइम दिस वॉर इज गोइंग ऑन। सो चीजें इतनी मिक्स्ड अप हैं यहाँ पे। ऐसे में इफ ट्रंप, व्हाट ट्रंप इज गोइंग टू डू, ट्रंप इज गोइंग टू प्रेस इजराइल। क्योंकि अभी देखिए, हमास तो रेडी हो गया लेकिन इसराइल अभी भी रेडी नहीं हुआ। तो उम्मीद ये है कि ट्रंप प्रेशर डालेंगे इसराइल के ऊपर कि वो ट्रूस करे, पीस करे, शांति करे। क्वेश्चन ये है कि विल इसराइल बी रेडी? विल इसराइल एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पीस ऑफर, शांति? क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रहा हूं? एज देयर विल बी पीस ओवर द टाइम, व्हाट विल हैपन, हमास इज गोइंग टू रीगेन द स्ट्रेंथ। ओके, तो अगर हमास दोबारा स्ट्रेंथ रीगेन करके फ्यूचर में अटैक करता है, तो that is what Israelis will be thinking, because at present what Israelis are planning, they are trying to eliminate Hamas। अब वो हमास को वीक नहीं करना चाहते, वो हमास का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। दैट इज द पॉइंट हियर। सो ऐसे में ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि एक तरफ सऊदी अरब और इसराइल की जो है इक्वेशन बेटर करनी थी, बिकॉज वो ओवरऑल, आप ये मान के चलेंगे, वो ओवरऑल
मान के चलेंगे कि इस पूरे रीजन के लिए अच्छा है, ठीक है। एंड बाय दिस टाइम दिस सेशन इज गोइंग ऑन, एक न्यूज आई है, ईरान की जो एक्टिव न्यूक्लियर साइट है इसराइल ने उसको ब्लास्ट कर दिया है। सो दैट इज समथिंग विच इज इन न्यूज। तो 26 जो अक्टूबर को अटैक हुआ था, उसके अंदर जो ईरान की एक्टिव न्यूक्लियर रिसर्च साइट थी उसके ऊपर जो है ये अटैक हुआ था। दैट इज हाउ इट इज। तो अब मुझे ये लगता नहीं है कि ईरानियंस जो है वो इसके ऊपर रिटेलिएट वापस नहीं करेंगे। बट इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो बेसिक थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज ट्रूस बिटवीन हमास। एक बार हमास और इसराइल की लड़ाई खत्म हो जाए उसके बाद जो है ईरान के पास कोई रीजन नहीं होगा इस वॉर को कंटिन्यू करने का। सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। अब राइट नाउ द हमास चीफ इज हिंटिंग कि भी हम शांति के लिए तैयार है, बट द क्वेश्चन इज दिस इसराइल वेदर दे आर रेडी और नॉट। So this is how complex the situation is there right now. But one thing is this, Trump के आने से there are good chances that things will move towards peace. So Trump will facilitate something, okay? And the point why I'm making this, Trump has appointed a special envoy. देखो दो काम ट्रम्प कर रहा है। एक तो वो स्पेशल उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है इस पैलेस्टीन के मुद्दे को संभालने के लिए, और दूसरा जो है ये यूक्रेन क्राइसिस को डील करने के लिए, ओके। तो दोनों जगह शांति करवाने के लिए ट्रम्प जो है वो एफर्ट करने वाले हैं यहाँ पे। दैट इज समथिंग विच कैन बी डन। इफ दैट इज पॉसिबल ही माइट गेट अ नोबेल प्राइज, ओके। अगर वो शांति ला पाए दोनों देशों के बीच, दोनों एंड्स पे, तो उनको शायद नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग विच वॉज देयर। ये है ओवरऑल आज की न्यूज, ओके। एंड दैट इज द बिग आइडिया। देखिए, वॉर कॉम्प्लिकेटिंग द talks on United Nation climate goals. Why I'm saying this? It's about the focus. Right now, if the focus is on war, everything will be at the backstage. War पे फोकस जब होता है तब सब कुछ पीछे चला जाता है। तो क्लाइमेट चेंज अभी प्रायोरिटी ही नहीं है, ठीक है ना, कंट्रीज के लिए। वो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। सो दैट इज हाउ इट इज। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर दैट इट कॉम्प्लिकेट्स द ओवरऑल सिचुएशन। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, एंड दैट इज हाउ इट इज।